साथियों, हम पाठ 15 का अध्ययन कर रहे थे जिसका शीर्षक है नीलकंठ। इस पाठ का शीर्षक क्या है? नीलकंठ। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ये पाठ है। इसमें नीलकंठ किसे बताया गया है? एक मोर को बताया गया है, क्योंकि उसके कंठ कैसे हैं? नीले हैं। तो एक मोर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मोर जो है वो अन्य जानवरों की भी रक्षा करता है। हम पाठ कुछ पढ़ चुके हैं, आगे का पाठ हम पढ़ते हैं। जहाँ तक पढ़ लिया था उसके बाद में मोर के बारे में बता दिया गया था कि किस तरह से मोर की गतिविधियां थी, किस तरह से मोर अन्य जानवरों की भी रक्षा करता था। और आगे अब हम जो मतलब लेखिका जो है 2 बच्चे लेकर आई थी मोर के। एक मोर था और एक मोरनी थी। अब हम मोरनी के बारे में पढ़ते हैं कि मोरनी कैसी थी। तो मोरनी का नाम क्या निकाला था उन्होंने? राधा। मोरनी का नाम क्या निकाला था? राधा। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी। वह नृत्य में मग्न अर्थात नृत्य में मग्न होकर के, नाचने में मग्न होकर के एकदम उसमें खो जाती थी और नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर से निकल जाती थी। उसके पंखों को छूती हुई निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर निकल जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक क्या थी? पूरक ताल परिचय मिलता था। पूरा ताल मिलता था, ताल मिला करके वो चलती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसके नृत्य मुझे भाता है? नीलकंठ ने पता नहीं कैसे समझ लिया कि उस मोरनी का नृत्य जो है वो मतलब लेखिका को, महादेवी वर्मा को अच्छा लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। वो महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि नीलकंठ को पता नहीं ऐसे क्यों लग गया कि मुझे नीलकंठ द्वारा किया गया नृत्य अच्छा लगता है। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दिन वह अचानक से जाली घर के पास पहुंचते ही, जैसे ही महादेवी वर्मा जो जाली घर अर्थात जिस जाली में सारे जानवरों को बंद किया हुआ था, वहां पर पहुंचते ही अपने झूले से नीचे उतर जाता है और नीचे उतर आकर के अपने पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता है, अर्थात नृत्य की पोजीशन या नृत्य की स्थिति में खड़ा हो जाता है, नाचने की स्थिति में। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गया था। तब से नित्य क्रम बन गया था। जैसे ही मैं जाती थी वो नीलकंठ नाचने लग जाता था। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो जाते, आश्चर्यचकित वो हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। कई विदेशी महिलाओं ने उसे क्या उपाधि दी थी? मोर को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। विदेशी महिलाओं ने क्या उपाधि दी थी नीलकंठ को? परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से ओले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। लेखिका क्या कह रही है कि जिस खरगोश के बच्चे को बचाने के लिए अपनी नुकीली चांच से उसने क्या किया था? सांप को मार दिया था। तो महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि जिस नुकीली चोंच से उसने अपना मतलब सांप को मार दिया था, उसका खंड खंड कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसी से वह मेरी हथेली पर रखे हुए चने बड़ी कोमलता से अच्छे से खाता था, होले ओले उठाकर खाता था, अर्थात मेरे को वो चोंच नहीं चुबाता था। इस चीज को देख करके मुझे हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था, आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फलों के वृक्ष से अधिक जो फूलों वाले पौधे थे वो उसे ज्यादा अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। क्या कह रही है महादेवी वर्मा कि जब अशोक के नए पल्लव मतलब वसंत ऋतु जब आती थी तो आम के वृक्ष क्या होते थे? मंजरी उसमें आ जाती थी, उसके बाद ही तो आम लगते हैं ना। तो सुनहली मंजरी आती थी तब वो लद जाते थे और अशोक के नए लाल पल्लवों से ढक जाता था जब अशोक का पेड़, तब वह बहुत अधिक अस्थिर हो जाता था, अर्थात वह बहुत अधिक मतलब नाचने लग जाता था। तो उसे क्या करना पड़ता था? जाली घर से बाहर ही
छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा जो है उसकी सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा से में उसकी सजल आहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंद के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। वापस देखना, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। मेघों के उमड़ आने से अर्थात बादल जब उमड़ उमड़ करके आते थे उससे वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। हवा से ही उन्हें आहट हो जाती थी और तब उनके मंद केका की मतलब वो जो आवाज़ निकालते थे अपनी, उस आवाज़ से उनके आवाज़ को क्या कहा जाता? केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। अर्थात जैसे हम सोचते हैं कि जैसे मोर बोलते हैं, वर्षा ऋतु में मोर अत्यधिक बोलते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि बारिश आने वाली होती है। तो जैसे ही बादल उमड़ करके आते थे तो मोर क्या करते थे? अपनी गूंज लगाना प्रारंभ कर देते थे और उनसे ही लोग आहट पा लेते थे कि क्या है, बारिश आने वाली है। और बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी, अर्थात यह आशा होने लगी थी कि अब पानी बरसने वाला है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य आरंभ हो जाता था। जैसे ही मेघ की गर्जना होती थी मोर क्या करने लगे थे? नृत्य करने लग जाते थे। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। लेखिका क्या कह रही हैं कि जितने अधिक मेघों की गर्जना होती थी, बिजलियां जितनी अधिक चमकती थी, बूंदों की जो रिमझिम थी वो तीव्र होती जाती थी, उसी प्रकार से नीलकंठ के नृत्य भी उसी हिसाब से उनका वेग अधिक बढ़ता जाता था और अधिक वह नाचता जाता था। उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्रतर होता जाता। केका का अर्थात उसके जो गले का स्वर था वो उतना ही अधिक तेज से तेज होता जाता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता रहता था। अपने पंजों पर पंख रख करके वह सुखाता रहता था जैसे ही वर्षा रुक जाती थी। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों के गीलेपन को क्या करते थे? दूर करते थे। राधा और नीलकंठ क्या करते थे? एक दूसरे के पंखों को सुखाते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अर्थात इतना अधिक आनंद का उत्सव होता था उनके बीच में, इस रागिनी के बीच में बेमेल, एक बिना मेल का स्वर पता नहीं कैसे गूंज उठा। यह भी एक क्या है? करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने में निकला पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार रोक लिया। एक दिन क्या था, वो किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। वो नखास कोने जगह है, वहां से उसे निकलना पड़ा। तो बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक ली। बड़े मियाँ ने उनकी कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। वो क्या कह रही है महादेवी वर्मा? किस बार मैं किसी भी पिंजरे की तरफ नहीं देखूंगी, ऐसा मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए मैंने उधर देखा ही नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ उनकी जो बड़े मियाँ की दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी और कान में जो बंदी ऐनक है उसी की तरफ मैं देखने लग गई, उसी को अपना ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। क्या कह रही हैं कि बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी हुई थी, उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकी। मोरनी राधिका के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर एक प्रकार से एकत्रित हो गई थी, अर्थात वह उसकी पंजों की उंगलियां टूट चुकी थी। वह खड़ी नहीं हो सकती थी, वह मोरनी खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगे, अर्थात फिर से वो भाषण देने लगे। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। चिड़ी मार ने बेचारी मोरनी का क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप नहाई आती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। ये अधमरी मोरनी में आपको ले जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ।
सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। उस मोड़नी पर महादेवी वर्मा जी को दया आ गई और उसको 7 रुपए देकर के बड़े मियाँ को कितने रुपए में खरीदी थी मोड़नी? 7 रुपए में खरीदी और उसे मैं घर लेकर आ गई। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा क्या बन गया? अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी की गई। देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम क्या रखा गया उसका? कुब्जा रखा गया। कुब्जा को कितने रुपए में खरीदा था उसने? 7 रुपए में। बड़े मियाँ से कुब्जा को कितने रुपए में खरीदा था? 7 रुपए में। नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी क्या थी? कुब्जा प्रमाणित हुई, अर्थात वह स्वभाव उसका अच्छा नहीं था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही क्या करती थी? मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, वह उसके साथ रहना चाहती थी। वह जो कुब्जा है वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ क्या करता था? उससे दूर भागता था। वह राधा को बहुत अधिक परेशान करती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी कुब्जा की, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिया, अर्थात राधा के अंडे भी कुब्जा ने फोड़ दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, अर्थात अब वह खुश नहीं रहने लगा, दुखी रहने लगा। या कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में भी छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट, आंखों में एक शून्यता रहती थी, अर्थात उसकी खुशी जो है वो दूर हो गई थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, अर्थात मुझे अनुभव नहीं था, इसीलिए मैं हमेशा आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में सारा ठीक हो जाएगा, सब आपस में मिल जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी, उसके न उठने पर मुझे क्या हुआ? संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला, अर्थात ना उसे कोई चोट लगी थी। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसकी पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान क्या हो गया था? तरंगित हो गया था, अर्थात उसके पंखों से बहुत ही सुंदर वह गंगा का पाट जो है लगने लगा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो क्या हो गई थी? नी चेस्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, बहुत अधिक दुखी रहने लगी। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए देखती रहती थी। राधा ये सोचती रहती थी कि कई बार पहले भी वह भाग के गया था, वापस लौट आएगा। इसी चीज को सोच करके वह हमेशा दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली, अल्सेशियन की कुत्ती, सामने पड़ गई। अल्सेशियन एक कुत्ती थी कजली नाम की, वह उसके सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। कुब्जा पर इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया नहीं जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है, हमेशा प्रतीक्षा करती रहती है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, अर्थात बादलों से भर जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को हमेशा बुलाती
रहती थी। इस प्रकार से मतलब एक ही प्रजाति के 3 विभिन्न पक्षियों के बारे में इसमें महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि किस तरह से नीलकंठ की खुशी मतलब उस कुब्जा के आने पर पक्षियों में भी किस तरह से द्वेष की भावना होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। आगे के कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक इसको पाठ को दोबारा आपको पढ़ना है और इसके ओबीटी आपको करने हैं। धन्यवाद।